वो हमेशा एक चीज की मांग करता आया था और वो सरकार ने मानने के लिए मैं इस राजस्थान सरकार को धन्यवाद भी दूंगा कि हमने मांग की थी कि सैनिक पाठ्यक्रम को शामिल किया जाए। और हमारी मांग पिछले 5-4 साल से ये मांग रही थी और गोविंद सिंह जी डोटासरा के समय में ये जो चीजें हैं वो शामिल कर ली गई। शामिल होने के बाद में जो आज हम बच्चों को शहीदों की और जो हमारे वीर पराक्रमी जो लोग हैं उनकी गाथाएं आज सिलेबस में हमें पढ़ाने को मिल रही हैं, तो ये एक हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि रही है। और अब मैं हमारे पधारे अतिथियों से आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम को शुरुआत जो है हम सरस्वती पूजा से पूजा अर्चना कर हम सरस्वती माँ के जो है वो वहाँ पे पूजा अर्चना कर हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सम्मानित मंच से आग्रह चलो चलो फुटबॉल लगवा सर आओ साहब आगे ना मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे इस कड़ी में मेहमानों के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री धर्मचंद जी, जिलाध्यक्ष हनुमानगढ़, और राजेंद्र जी पुनिया, जिलाध्यक्ष बीकानेर। आप आए और प्रतीक चिन्ह और माला पहनाकर अतिथियों का स्वागत करें। राकेश जी माला प्लीज। आप स्वागत करेंगे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षाविद पूडाराम जी धीमा साहब का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत जी जानू साहब का। स्वागत के लिए राज्य सरकार से ही सम्मानित, वर्तमान में हाल ही में सम्मानित हुए हमारे संगठन के प्रदेश महामंत्री सीकर से उम्मीद से सम्मान करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे अतिथियों का। हमारे स्पेशल गेस्ट जोरदार तालियों के साथ राजपाल जी सीकर से हैं। आप भी हाल ही में बहुत अच्छे प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। महेंद्र जी से निवेदन करूंगा, जिलाध्यक्ष झुंझुनू महेंद्र जी। आजाद सिंह जी देश के गौरव, वर्ल्ड रिकॉर्डधारी हैं, 3 रिकॉर्ड इनके नाम है। सौभाग्य हमारे बीच में है। और अगला निवेदन हमारे बीच में पूर्व सैनिक सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में अनूठा कार्य करते हुए समाज में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। बहुत से आज हमारे साथी नहीं आ पाए, उनके पीछे 2-3 वजह हैं। एक हमारे विभागीय टूर्नामेंट चल रहे हैं, ज्यादातर स्कूलों में शारीरिक शिक्षक नहीं है, तो वहां पे
सैनिक शिक्षक है वो काम कर रहे हैं, तो ज्यादातर वो आउट डिस्ट्रिक्ट में या बाहर टूर्नामेंटों में लगे हुए हैं, और एक राज्य स्तरीय जमहूरी चल रही है। तो स्काउटिंग टीचर नहीं होने की वजह से वो ड्यूटी भी हमारे साथी शिक्षक साथी कर रहे हैं, जो आज हमारे बीच में उपलब्ध नहीं हो पाए इन्हीं वजह से। और विभिन्न क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्रों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन काम कर रहे हैं, और दूरस्थ सेवा में रह के दुर्गम इलाकों में सेवाएं देकर अपनी जो ऐसी विषम परिस्थितियों में रह के भी, जो शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था, उसके बाद भी इस क्षेत्र को चुना और इसमें आए हैं, वाकई में प्रतिभा के धनी हैं। और वो प्रतिभा इस समाज में और यहाँ पे भी हमारे बीच में जो है खूब अपनी अनुभव का जो लाभ है वो समाज को दे रहे हैं। बहुत से हमारे शिक्षक साथी जो अनुकरणीय कार्यों के लिए जिला स्तर और राज्य स्तर पे सम्मानित हो रहे हैं, तो ये हमारे सैनिक समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। और इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि जो हमारे यहाँ प्रतिभाएं हैं वो आगे आई, और क्या हमारे सामने दिक्कतें आ रही हैं, क्या हमारे सामने समस्याएं आ रही है, क्या हम स्कूलों में से अच्छा कर सकते हैं, और कैसे हम समाज का सहयोग लेके स्कूलों को अच्छा बना सकते हैं, इन सब बातों पे ये विचारणीय पर्सन यहाँ पे किए जाने चाहिए। और हमारे बहुत से साथी जो हैं वो इस काम के लिए बखूबी 2 कदम आगे रहते हुए शिक्षा के क्षेत्र में एक नई जो है वो ऊंचाइयों को पाया है। लेकिन फिर भी एक नौकरी है जो दोहरे लाभ के लिए छूट में थी, और वो भी सरकार ने अब डायरेक्ट भर्ती बंद कर दी, इसलिए पूर्व सैनिकों के साथ जो है बिल्कुल ही एकदम साफ हो गया। यदि ऐसा हो जाता है, सरकार 50% पद डायरेक्ट भर्ती से कर देती है, तो हमारे 300 सैनिक वाइस प्रिंसिपल बनेंगे, सीधे वाइस प्रिंसिपल। तो ये इसमें हमारे लिए मतलब हमारे सैनिकों के लिए बहुत बड़ी एक लाभ की स्थिति होगी। तीसरा मैं निवेदन ये करना चाहूंगा, जबकि हमारे बीच में आज माननीय मुख्य अतिथि महोदय बैठे हैं, जिनके सहयोग से हमारे कुछ इनसे निवेदन किया था, वो कुछ काम हुए भी हैं और इन्होंने हमारी बहुत मदद भी की है। जो सैनिक बाहर बैठे हैं जिलों में, उनका स्थानांतरण जो है वो गृह जिले में किया जाए, क्योंकि जब तक हमने 15 से 20 साल तक देश सेवा में बाहर बॉर्डरों में दुर्गम इलाकों में सेवा दी है,
सेनानी शिक्षक संघ के राज्य स्तरीय अधिवेशन के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भाई श्री पंडित निजाम साहब, कार्यक्रम में मेरा सानिध्य पाने का जो सौभाग्य मिला है मेरे बड़े भाई घोड़ाराम जी, आपके पूर्व सैनिकों की परिषद जो बनी हुई है उनके जिला ढूंढी साहब, और जिनके साथ जब वो फौज में थे, गांव आते थे, फुटबॉल से करतब दिखाते थे, तब हम भी गांव से जाके हासिल से चल के बड़ा गांव देखने जाते थे। और पारिवारिक सदस्य कहूँ तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि शहजाद जी के भाई आज़ाद जी का भी मैं यहाँ स्वागत करना चाहता हूँ, और तमाम जो साथी पूर्व सैनिक फौज की हिफाजत कहूँगा, क्योंकि आज के दिन जो हालात हैं उस हालात में हिफाजत एक ऐसा शब्द है कि आप अगर अपने घर में खाने की हिफाजत कर लें, अगर मेहमान की हिफाजत कर लें, आपके पड़ोसी की हिफाजत कर लें, आप अपने हक हकूक़ की हिफाजत कर लें, तो शायद वो सबसे बड़ा काम होता है। तो आपने तो माँ भारती की उन सीमाओं की हिफाजत की, इसलिए मैं शीश झुका के और सैल्यूट आपको करना चाहता हूँ। इतना बड़ा मुकाम पाया है और आप सौभाग्यशाली हैं कि हम जैसे सिविलियन व्यक्ति उस जगह को नहीं छू पाए। ये अलग बात है कि बहुत से लोग इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। कुछ कटु बातें आपके बीच रखना चाहूँगा, कुछ अच्छी बातें आपके बीच रखना चाहूँगा। आपसे बहुत सी ऐसी बातें सीख के वापस लौटने की मेरी अपेक्षा लेके आया हूँ कि जिससे मुझे लगे कि बॉर्डर पे बैठे हुए व्यक्तित्व ने हमारे लिए क्या क्या किया और हम उसके लिए कृतज्ञ कितना कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित करने वाले मेरे छोटे भाई, मेरे मौसी के बेटे राजवीर चनाना जी का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं पिछले 2 साल से शारीरिक पीड़ा की वजह से कहीं नहीं जा रहा था। इन्होंने कहा कि आपको आना ही है, मैंने कहा मैं जाता नहीं हूँ पब्लिकली, मेरे को प्रोग्राम के लिए मना कर रखा डॉक्टर ने। फिर भी आपने कहा कि मैं चाहता हूँ मेरे भाई साहब पुराने उसी रूप में आए, तो ये मेरा 2 साल के बाद में पहला पब्लिक प्रोग्राम है। मेरा सौभाग्य है कि मैं सैनिकों में बताऊँ। मंच पे जो लोग बैठे हैं जिनके बारे में राजवीर जी कह रहे थे, इसमें कहीं भ्रम नहीं होना चाहिए कि शिवकर्ण जी को कोई व्यक्ति सड़क चलते हुए हाथ पकड़े कहते कि मुझे सहयोग चाहिए, तो मुझे लगता है कि शायद आज तक कोई नाउम्मीद लेके नहीं गया है, उम्मीद लेके गया है। और अगर उसका मदद भी नहीं हो पाई तो उसको हंसते हंसते चाय पिला के खाना खिला के भेजने की कुव्वत अगर किसी व्यक्ति में तो वो शिवकर्ण जी का। इसलिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे समाज की वो रीढ़ है, वो किसान वर्ग जो धरती का सीना चीर के बाहर अन जाता है, बड़ी मेहनत करता है। उस वर्ग से एक निकला हुआ इंसान अगर मुख्यालय में बैठता है, शहर के बीच में बैठता है और अपना सीना हमें चौड़ा करने का मौका दे, ऐसे व्यक्तित्व के लिए, ऐसे भाई के लिए मैं आप लोगों से जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करता हूँ। जी के लिए कहना चाहता हूँ, आपके पास टाइम तो ऐसा तो नहीं है ना, घोड़ाराम जी के लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि जिन अतिथियों को आपने बुलाया है वो क्या है वो महसूस कीजिए। एक सामान्य परिवार से आए, इनकी एक बात मैं इस मन से कह रहा हूँ, ईश्वर ने या मेरे किसी हिम्मत ने, मेरी पॉजिटिव थिंक ने मुझे आज जीवन दिया, मुझे इन बातों को बांटना चाहिए। एक बार किसी मुद्दे पे मेरी इनसे चर्चा हो रही थी, तो इन्होंने एक बात रखी थी मेरे सामने, और वो मेरे हिसाब से हर एक फौजी भाई को, हर एक किसान को कहीं न कहीं सूट करती है। शायद ये भूल गए होंगे उस बात को, लेकिन कोई एक जमीन का किसी का विवाद था और बात चलते चलते इनके पास चली गई। इन्होंने मुझे कहा, मनोज जी ऐसे ऐसे कोई विवाद है, मेरे पास वो लोग आए हैं, क्या मामला? मैं आपके पास ही आता हूँ। इनके पास गया, बैठे, बात। इन्होंने एक बात कही कि मैं ननिहाल में रहता हूँ, ननिहाल में रहते हैं ना, नहीं ये जो आपके जमीन नाना जी की थी, ऐसे इसका मतलब मेमोरी में चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप अपने ननिहाल में नानी जी के माध्यम से वहाँ हैं अपने गांव में। इन्होंने कहा कि हमारे खेत के पड़ोस में एक व्यक्ति रोज परेशान करता था। मैं जवान था, जवानी में जो ही खड़ा हुआ होते मैंने कहा कि हमारे खेतों पे छेड़ रहा है। मेरे नानी जी ने हाथ पकड़ी, कहा खुल रहा बेटा अपन लड़नो हाथी बन इतनो काबिल बन कि ये कुचरता कुचरता सीमा का खड़े रहे, तेरे को जमीन हो जाए। तो मनोज जी आज बोले मेरे को मालिक की दया सैकड़ों बीघा जमीन हो मैं कुचरने लग रही। के बाद में मैंने जमीनों वाली लड़ाई बंद ही कर दी। मैं जमीनों की बात कोई करता हूँ, कहता हूँ दोनों प्रेम से चल लो, वरना मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा।
ये एक बहुत बड़ी मौलिकता है कि गांव की पंचायत की सरपंचाई करते हुए कोई व्यक्ति है कहते देखो दोनों राजीनामा करो तो मैं साथ हूँ, वरना मैं दोनों में से जमीन के मामले में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जमीनों में सर चले जाते हैं। इनकी बात मैंने जाके उनको कही तो उन्होंने कहा जी मैं तो नेता आदमी है, थे भी नेता आदमी हो। मैंने कहा भाई मैं नेता है नहीं, मैंने पता मेरे काल से मैं बात बैठी मैं तारीख पेड़ रत्ती मेरी बोल, मतलब जमीन के लिए आप दो भाई लड़ रहे हो, एक दूसरे मुकदमे कर रहे हो। दूसरा मैं इनके कहने बाद मुझे लगा, मैंने कहा ये औरत क्या लगती है तुम्हारी? चाची लगती है। ये क्या लगती है? भाभी लगती है। एक पक्ष ने चाची को पीटा, एक पक्ष ने भाभी को पीटा, इज्जत किसकी गई? मेरे तो कुल ने कहा कि इज्जत किसकी गई? किसी को औरत पे हाथ मारो, बहन बेटी अपनी है। ऐसा व्यक्तित्व है वो आपने आज चीफ गेस्ट बनाया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से कि राजस्थान गौरव सेनानी शिक्षक संघ ने इतने अच्छे व्यक्तित्व को आपके बीच चुना। डूडी साहब आपके प्रतिनिधि हैं, आदर्श साहब आपको हमेशा नाम ऊंचा रखते ही रखते हैं, क्योंकि सर से नीचे तो कोई चीज़ उठानी नहीं देते, रखो तो सर से ऊपर, फुटबॉल रखो तो सर से ऊपर, झंडा आप सब लोग तिरंगे को जिस शान से ऊंचा रखते हैं, मैं कह सकता हूं फख्र से कि महाभारती के झंडे को अगर किसी व्यक्ति ने लहू से खींचा है तो वो कहीं न कहीं उन आज़ादी के सेनानियों के रूप में आप सब लोगों ने महाभारती की सीमाओं को खींचा है। ये सवाल आया आपका कुछ मुद्दों का, तो जितना मैंने लो पढ़ा है, जितना मैं अभी भी अपने आप को फैसले सुनाते टाइम भी वकीलों से बहुत सी बार कहता हूँ, मैं अपने आप को विधि का विद्यार्थी मानता हूँ, लॉ का एक स्टूडेंट मानता हूँ। और लॉ एक ऐसी चीज़ है जिसमें कभी भी कोई व्यक्ति पारंगत नहीं होता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अगर होगा तो वो भी लॉ के मामले में सीखेगा। हर केस में कुछ न कुछ नई चीज़ आती है, नए थिंक आते हैं, नए थीसिस आती है, नए सिद्धांत आता है, नई स्थिति आती है। आपने जो चीज़ें कही है उनके लिए मैं, बाकी का तो मंच सहयोग करेगा, मैं जितना समझता हूँ, आपने जो चीज़ कही है आरक्षण की विसंगति, मेरा निवेदन है कि आप इसका एक सिंगल मेमोरेंडम बना के दीजिए। मैं ये तो नहीं कहता कि कल सारे समाधान हो जाएंगे, लेकिन इतना निश्चित तौर पे कहता हूं कि आपके इस मंच से कह रहा हूं कि आप जो मुझे ज्ञापन लिख के देंगे, जो बिंदु लिख के देंगे, उस पर आप लीगली भी एक दो व्यक्तियों से सलाह कीजिए। आपकी कोई कॉन्टेक्ट में तो अच्छी बात है, अन्यथा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हाईकोर्ट के कोई अच्छे एडवोकेट से कहूँगा कि वो आपको सलाह देंगे। सुप्रीम कोर्ट वगैरह में ऐसे कोई केसेस होंगे उसके बारे में कोई डिस्कशन होगा। आप जब भी तय करेंगे राजवीर जी, आप लोग जो भी टीम करना चाहेगी, जयपुर कभी वो जाना चाहें तो मेरे को आदेशित करें आप, मैं उनको कहूँगा, वो आपको डिस्कस करेंगे। ये एक फंडामेंटल राइट है आपका, आप समझना इस बात को। SC ST का आरक्षण अलग चीज़ है। आज अन्य जो आरक्षण मिला है, EWS एक आरक्षण मिला है, आप संविधान की उस गरिमा को समझिए। EWS आरक्षण मिला है, वो संविधान के उस सीमा से नहीं मिला है, वो आज की परिस्थितियों से मिला है। जब आज की परिस्थितियों में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति को आप आरक्षण देते हो और वो व्यक्ति हर जगह स्टैंड कर सकता है, हर एग्जाम में फाइट कर सकता है, तो आपका भी ये फंडामेंटल राइट है कि आप जन्म लेते ही सैनिक नहीं थे, आपने सेवा दी है। जन्म लेते आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति को ये पता नहीं था कि मैं उस गरीब घर में पैदा हो रहा हूँ। आज की वर्तमान स्थिति का आकलन होता है। उसका फादर अगर कल को अधिकारी बन जाए, वो नहीं कर सकता। कोई महाजन है, वो बिल्कुल गरीब है, आज उसका EWS का प्रमाण पत्र है, वो नौकरी पाता है, लेकिन कल ही वो जो ही लेक्चर बनेगा उसका खत्म हो जाएगा। कारण उसके पीछे कारण है आर्थिक रूप से पिछड़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको आरक्षण मिला है वो पूर्व सैनिक के रूप में मिला है, और पूर्व सैनिक के रूप में मिलने का अर्थ है कि वो आपका एक राइट बना है, वो एक मौलिकता बनी है। और मूल अधिकार ये कहता है, आर्टिकल 14 कहता है कि आप किसी व्यक्ति में कभी भी भेदभाव नहीं कर सकते। आप किसी को भी जाति, लिंग या अपर लोअर के बेस पे या कहीं शर्त के आधार पे नहीं रोक सकते। और ये शर्त होगी कि भाई आपने LDC बन गए, आप एग्जाम में फाइट कीजिए, लेकिन जनरल में नहीं। मेरा मानना है आप ज्ञापन दीजिए, बजट आगे आने वाला है, मैं आपके उस ज्ञापन को जो मुख्य बिंदु उसी को 1-2 को रखना, क्योंकि देखिए ब्यूरोक्रेट्स भी ऐसे होते हैं कि वहाँ मैं सोर्सेज से कहलवा के, किसी IAS से कहला के डिस्कशन कराऊँ आप 10 बिंदुओं में, तो वो उस बिंदु को पकड़ेंगे जिस बिंदु में धीरे से CM साहब को राजी कर देंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजी कर देंगे, आपको और हम लोगों को बाईपास कर देंगे। कल कभी हम मिलेंगे तो आप सोचेंगे मनोज जी ने स्टेज पे क्या कहा था, हमारा रिजल्ट।
आपका जो महत्वपूर्ण बिंदु कोई ऐसा हो, 1 या 2 हो, उसको आप कीजिए। मैं मेरी ओर से सत प्रयास करूंगा कि आपकी वो फाइल स्क्रूटनी के रूप में सीएम साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक जाए, उस पर डिस्कशन हो, वो कोई न कोई उसका नतीजा आपके लिए अच्छा है बुरा करे। दूसरा, अगर वो नतीजा आपके पक्ष में नहीं आता है तो आप निश्चित तौर पर किसी भी एडवोकेट से बात कर लीजिएगा। आप अपने परिषद की ओर से डायरेक्ट हाईकोर्ट जा सकते हैं, और आप सैनिक हैं, इस वजह से आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी रिट लगाने के हकदार हैं, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया का मामला है। ये एक व्यक्ति का मामला नहीं है, ऑल ओवर इंडिया का मामला है, और उसमें आप पार्टी बना सकते हैं राजस्थान सरकार। अब जैसे आपने दूसरी एक बात कही है कि भाई आपको दूर लगा रखा है, ये एक पॉलिसी मैटर है, और आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए। मैं तो हमेशा कहता हूं कि जो व्यक्ति फौजी हो और जो व्यक्ति शिक्षक हो, ये अपने आप में बहुत बड़ा ताज है, बहुत बड़ा एक नाम है। फौजी और शिक्षक होना इस धरती पर, मैं मानता हूं, ईश्वर का एक सबसे बड़ा रूप अगर किसी को देखना हो तो फौजी और शिक्षक के रूप में एक व्यक्ति अगर ये दोनों काम कर रहा है, ठीक है ना? जो व्यक्ति अपनी जवानी से देश को सींच रहा है, अपनी जवानी बॉर्डर पे दे रहा है, और व्यक्ति अपनी जवानी के बाद में जब अनुभव लेके शिक्षा देने का काम कर रहा है, तो मेरा मानना है कि इस देश की हुकूमत चलाने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति भी कहीं न कहीं किसी शिक्षक से पढ़ा है। मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ, ये बोलने का कहीं न कहीं गौरव मुझे किसी ने दिया है, वो कोई न कोई शिक्षक था। वो शिक्षक मुझे नहीं पढ़ाते, वो मुझे रास्ता नहीं दिखाते, तो मैं आज यहाँ नहीं खड़ा। अब मैं आपको एक पीड़ा की बात बताता हूँ। 2 साल पहले मेरे साथ एक समस्या आई, तबीयत खराब हुई, मेडिकली कुछ नेग्लिजेंसी हुई, डॉक्टर से लापरवाही हुई। मैं जब जयपुर पहुंचाया गया, उस वक्त हालत ये थी कि मुझे डॉक्टर ने ये कह दिया कि ये व्यक्ति खत्म हो चुका है, नहीं बच सकता। मेरे मित्र ने कहा कुछ भी करो, कैसे भी करो, बचाओ। जब मैं बोल रहा था तो उस डॉक्टर के शब्द थे कि ये साइंस को चैलेंज कर रहा है, बोल कैसे रहा है, ये सांसें क्यों ले रहा है, ये हमारे साइंस के लिए चैलेंज है साहब। इसकी जो आज के दिन इन्फेक्शन है इसकी बॉडी में, उस इन्फेक्शन के हिसाब से ये व्यक्ति जयपुर पहुंचना ही नहीं चाहिए था। मेरे जो दोस्त थे उन्होंने आके मुझे हिम्मत सी, ताकत दी। हालांकि मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज समझ रहा था, तो उन्होंने काला चश्मा पहनाया। वो मेरे सामने चश्मा पहन के नहीं आते थे मेरे मित्र। उस दिन उन्होंने काला चश्मा पहना तो उनकी यहाँ से गीली थी आंखें। मैंने उसको हाथ पकड़े, कहा कि क्या बात हो कि नहीं सब ठीक है, सब अच्छा रखो, हिम्मत रखो, ऐसा रखो। तो मेरी मेडिसिन चालू करने की कोशिश वो लोग कर रहे थे। बुरी स्थिति, वेंटिलेटर पे ले गए। जब वेंटिलेटर पे लेके गए तो वेंटिलेटर से मुझे घबराहट हुई, तो दम घुटने टाइप में। तो मैंने उनका हाथ पकड़े, कहा यार मौत आएगी आएगी, हटा दे मेरा। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा हटा दीजिए वरना मैं इनको हटा दिया उन्होंने। मैं जब और ये मान के हटा दिया कि जब जिंदगी का लास्ट समय है तो किसी व्यक्ति की इच्छा पूरी। 4 दिन 5 दिन 7 दिन होते होते ईश्वर की कोई कृपा थी या किसी का कोई आशीर्वाद मान लीजिए, मैं तो मानता हूँ किसी गुरुओं का मेरे को ऊपर आशीर्वाद रहा होगा कि मेरे कोई सत्कार्य हुए होंगे, मुझे मिला। मुझे हर डॉक्टर ये कहता था, दिन में कम से कम 20-25 डॉक्टर टीम विजिट करती थी, हर डॉक्टर ये कहता था कि आप ये कपिल शर्मा का हंसने वाला, कॉमेडी वाला ये देखा लो। मैंने उनसे एक बात कही कि माफ़ करना, आपके साइंस के हिसाब से बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं देखता। तो मेरा जो मेडिकल ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर थे उन्होंने मेरी शिकायत की। एसएमएस के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, आजकल वो कुलपति हैं मिस्टर भंडारी, सीएम साहब के पर्सनल डॉक्टर। उनसे शिकायत की कि ये व्यक्ति कोमा में है, ये बेहोशी में बातें करता है। मेरे टोटल इंजेक्शन पेट में लगते थे, इन्फेक्शन इतना फैल गया था कि बस वो बचाने की जिंदगी नहीं कर रहे थे, वो खाली इन्फेक्शन कवर करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो मेरे पास आया और आगे कहा भाई क्या बात है। तो मैंने उनसे कहा देखिए, मुझे वो दिन भी याद है जिस दिन मेरा एक दोस्त आया, उसने चश्मे पहने मेरे सामने, इसका मतलब मेरी ब्रेन काम कर रही है। कहा कैसे पता चला? मैंने कहा कभी मेरे चश्मा लगा के बात नहीं करते, उस दिन चश्मा लगा के सब कुछ करते करते भी उसकी आंखें गीली थी, इट मीन्स वो रो रहा था, कहीं कहीं उसकी तकलीफ थी। और आप वो जो भी बात कर रहे थे, मैं मानता हूँ कि आप तकलीफ में थे। ये मेरा स्टाफ ये कहता है कि आपके दर्द नहीं होता। मैंने कहा बहुत दर्द होता है, लेकिन बचपन से मैं इंजेक्शन लगाते टाइम या और पीड़ा के टाइम मेरे से रीढ़ी नहीं की जाती कि तौलिया क्यों डालते हो। मैंने बेताब है आदरणीय कुड़ाराम।
धन्यवाद राजवीर जी। राजस्थान गौरव सेनानी शिक्षक संघ की इस अधिवेशन में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हैं हमारे और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जिले के बहुत बड़े भामाशाह, बड़े नेक दिल इंसान, गरीब, दलित और शोषित वर्ग के हमेशा काम आने वाले हमारे छोटे भाई आदरणीय शिवकरण जी जानू, जिनका मैं इस मंच पर दिल की गहराई से बड़ा सम्मान व्यक्त करता हूं। शिवकरण जी का जब भी अखबारों में कोई भामाशाहों का नाम आता है, रोजाना दिन प्रतिदिन की जो गतिविधियां होती हैं उनमें यदि आप अखबार पढ़ते हो तो ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन की शिवकरण जी का किसी अच्छे काम के लिए, किसी भले काम के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए इनका कहीं नाम नहीं हो। एक जन जन की चर्चा में शिवकरण जी का नाम है और मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि आपका नाम, आपका यश, आपकी समृद्धि, आपकी ख्याति इसी तरह से बढ़ती रहे और समाज के हर वर्ग के आप जिस तरह से काम आ रहे हैं उसी तरह से हमेशा आप काम आते रहे। ईश्वर से मेरी ये दुआ है, ईश्वर से मेरी ये प्रार्थना है। देखिए, दो बहुत बड़े व्यक्तित्व हमारे सामने बैठे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को मौत के जबड़े से निकाल कर ये बाहर आए हैं। ये हमारे लिए एक अनुपम अद्वितीय उदाहरण है। ऐसे बिरले लोग होते हैं जो मौत को भी हरा देते हैं और अपने जीवन को मौत के मुंह से निकाल कर भी ले आते हैं। आपके सामने हमारे जो एडीओ सम्माननीय उमेश जी महिला साहब बैठे हैं, इन्होंने काफी समय पहले कैंसर से ग्रसित हो गए थे, परंतु इनके मन में दृढ़ विश्वास था कि कैंसर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम लोगों को जब पता चला, बहुत सारे लोगों को तो ये था कि कैंसर एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, लेकिन उमेश जी ने अपने जज्बे से और अपनी हिम्मत के बलबूते के ऊपर उस कैंसर को हरा करके आज हमारे सबके बीच में यहाँ पर विद्यमान है, मौजूद है। तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति कैंसर जैसी बीमारी को हरा सकता है वो किस फौलाद का बना हुआ है और किस तरह के उनके मजबूत इरादे और कैसे मजबूत इनके विचार हैं। साथ ही बहुत सुलझे हुए, बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हैं। मैं जब भी सुनता हूँ ये एडीओ प्रारंभिक रहे, हमें एडीओ माध्यमिक रहे, ये किसी भी विद्यालय में जाते हैं तो किसी की कमी नहीं देखते। उस विद्यालय में यदि उन्हें कुछ अच्छा दिखाई देता तो उस अच्छाई को देखते हैं और उस कमी को इस रूप में बताते हैं, अच्छाई से जोड़ करके बताते हैं कि वो कमी अपने आप ही दूर हो जाती है और वो कमी वाला व्यक्ति अपनी कमी महसूस न करके और अच्छाई से जोड़कर देख करके वो विद्यालय को और अच्छा बनाने की कोशिश करता है। इस तरह का गुण बहुत ही कम लोगों में होता है और वो गुण सम्माननीय उमेश जी में है। उमेश जी एक बहुत अच्छे वक्ता और एक बहुत अच्छे मंच का संचालन करने वाले बड़े उद्घोषक भी हैं, जो अपनी वाणी से, अपने विचारों से सामने वाले को इतना प्रभावित कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा कोई जन समूह होता है जहां पे बहुत बड़ी सभा होती है तो वहां पर भी यदि शोर शराबा होता है, लेकिन जब उमेश जी बोलने लग जाते हैं तो सब लोग एकदम शांत चित्त होकर के इनकी बात को न केवल सुनते हैं बल्कि उसके ऊपर चिंतन और मनन भी करते हैं। ये जो कह रहे हैं वो समाज के लिए कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो हमारे लिए कह रहे हैं। इस तरह के व्यक्तित्व के धनी आप हमारे सबके बीच में विद्यमान हैं। अभी मनोज जी के बारे में यदि आप जानना चाहो तो ये शुरू से प्रारंभ से ही छात्र राजनीति से जुड़े रहे। छात्रों के हितों के लिए आपने बहुत संघर्ष किया और संघर्ष ही नहीं किया बल्कि छात्रों के जो हित थे उन हितों को हमेशा प्रबल समर्थक रह करके और उनके हित उनको दिलवाए। आप छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। समाज के लिए जब भी यदि कोई ज्वलंत मुद्दा कोई होता है, उस मुद्दे को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपने हमेशा भरसक प्रयास किया। हमारे जिले की जीवन रेखा जो काटली नदी थी
जो अब मृत प्राय, लुप्त प्राय, सूख चुकी है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए भी आपने बहुत लंबा संघर्ष किया था, जिसका सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उसको। हालांकि अभी भी वो मुद्दा आप बीमार होने की वजह से वो रह गए। यदि आप बीमार नहीं होते तो निश्चित रूप से उस पर काम हो रहा है और उस काम को अंजाम तक पहुंचता। जैसा कि अभी कोरोना से ग्रसित हो गए थे, और मैं कहूंगा मनोज जी कि आपने लोगों का बहुत काम किया था, आप लोगों के बहुत काम आए थे। दवा काम नहीं, बल्कि लोगों का वो आशीर्वाद, लोगों का, हम जैसे लोग जो बैठ करके आपके लिए दुआ करते थे ईश्वर से कि हे ईश्वर, ऐसा व्यक्ति स्वयं एक ईश्वर का ही एक रूप में हमारे बीच में है, वो हमारे बीच ही रहना चाहिए। इसलिए उन सब लोगों की दुआओं के कारण आप मौत के मुंह से आकर के आज हमारे बीच में हैं। और मैं 2 साल बाद आपको देखा है और उसी तरह से बिल्कुल स्वस्थ देख करके आपको मुझे बहुत खुशी हुई, अति प्रसन्नता हुई। तो साथ में हमारे आजाद जी, जो कि सिर पर फुटबॉल रखकर ये कोई रोमांच नहीं करते हैं, बल्कि ये समाज को बुराइयों से बचने का, समाज में अच्छाई कैसे आए, समाज में द्वेष है, शराब है, जुआ है, सट्टा है, इनसे लोगों को कैसे मुक्ति मिले, ये सब चीजें लोगों को हटाने के लिए और समाज में एक नई जागृति लाने के लिए सिर पर फुटबॉल रख करके हमारे सम्माननीय सर जो हैं वो फुटबॉल लेकर के दौड़ते हैं और ये सब लोगों को इसका एक सामाजिक समरसता का, सामाजिक चेतना का ये भाव पैदा करते हैं। हमारे बीच में रामनिवास डूडी जो पंचायत समिति सदस्य, यहाँ के आपके सैनिकों के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है। ये सब मेरा बताने के पीछे जो मेरा उद्देश्य, जो मतलब मेरा जो रहा वो इसलिए है कि आप सबने, विशेष करके राजवीर जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और आपकी तरफ से इनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इन्होंने आपके लिए आज इस तरह के गेस्ट का सिलेक्शन किया है जिन्होंने अपना मुकाम कोई पहले से अर्जित संपत्ति से नहीं बनाया है। इन्होंने अपना मुकाम स्वयं ने संघर्ष करके, ये लोग फर्श से लेकर के अर्श तक का जो इन्होंने सफर किया है, जो यहाँ बैठे हैं, ये सब इनकी मेहनत, इनकी काबिलियत, इसके बलबूते के ऊपर हुआ है। इसलिए आज का जो आप अतिथि जो आपने बुलाए, निश्चित रूप से इनका जो सिलेक्शन आपने किया और मुझे विशेष करके आपने जो सम्मान दिया है, इसके लिए मैं आप दिल की गहराई से आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। आप सभी, हम सबके लिए सम्मान के योग्य, और आप सबको हम सब मंच की तरफ से हम सैल्यूट करते हैं कि हम ऐसे लोगों के बीच में हैं जिन्होंने अपनी जवानी का जो बहुत महत्वपूर्ण समय था वो इस देश के लिए दिया, और जब आप में पूरा अनुभव आया तो आज आपके अनुभव का लाभ एक शिक्षक के रूप में आज इस देश के नौनिहालों को मिल रहा है। और ऐसे लोगों के बीच में बैठकर हम जो बात कह रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, तो मैं आपको भी सैल्यूट करता हूं, आपका भी मैं सम्मान करता हूं। आप सब लोगों के सामने आदरणीय भाई साहब सीताराम जी बैठे हैं, जो हमेशा सामाजिक सरोकार के लिए काम करते रहते हैं, विद्यालय के लिए, समाज के लिए, और भी बहुत सारे लोग आप में से हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर बैठ कर के आपको ये बताएं कि आपको शिक्षा इस तरह से देनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, तो वो काबिलियत मेरे में नहीं है, हम में नहीं है, क्योंकि आपने हमारे से ज्यादा जीवन को की कठिनाइयों को भी देखा है और आपने उनको प्रैक्टिकल रूप में आपने उनको जिया भी है। आपकी जो 2-4 जो समस्याएं बताई उनके बारे में, जैसा कि मनोज जी ने अभी पहले मेरे से पहले बहुत विस्तार से आपको बताया, आपको जहां भी हम जिस लेवल के ऊपर भी आपकी कोई मदद या आपका सहयोग नहीं बोलूंगा मैं ये बोलूंगा कि यदि हम आपके काम आ सके
तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि हम आपके काम आए। आपकी बात सरकार तक निश्चित रूप से पहुंच जाएगी। बजट से पहले ही आप जो भी मेमोरेंडम आप देना चाहो, आज हमारे जो सम्माननीय मंत्री जी वो भी आए हुए हैं, आज आप देना चाहो तो आप, हम सब के माध्यम से देना चाहो तो हम सब के माध्यम से, और आप व्यक्तिगत रूप से मिलके दो सब, तो वो और भी ठीक है। और मनोज जी ने जैसा कि उसको मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और मुखिया खुद चल के यहाँ आ रहे हैं, और आपका इतना बड़ा संगठन है विभिन्न जिलों में, और जिलों के प्रतिनिधि यदि आप मिलेंगे और अपनी बात उनके सामने रखेंगे तो उसका समाधान अतिशीघ्र ही हो जाएगा। ये एक बहुत ही उचित और उपयुक्त अवसर है, तो इसका भी आप लोग जरूर आप लोग फायदा उठाएं। पुनः आप सबने हमें यहाँ बुलाया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और आपका ये संघ इसी तरह से, देखिए कोई व्यक्ति कोई काम करता है और उस काम करने में उस व्यक्ति का यदि सहयोग है, उसकी भावनाएं यदि जुड़ी हुई हैं, तो आप हमारे सबके लिए बड़ा सम्माननीय है। आपके इस संघ को समय समय के ऊपर शिवकिरण जी के द्वारा बड़ा आर्थिक सहयोग मिल रहा है, और ये अपनी 24 घंटे की मेहनत से जो भी कुछ अर्जित करते हैं उसका भाग इनके हिस्से में जो बचता है मेहनत से, वो आप लोगों को या आप लोगों के लिए, समाज के लिए जो निकालते हैं। तो विशेष करके आप सबको हमारी तरफ से शिवकिरण जी का बड़ा आभार कि ये नहीं दे रहे हैं बल्कि धन भी दे रहे हैं। सबसे बड़ा सहयोग जो होता है वो आर्थिक सहयोग बहुत बड़ा सहयोग होता है। आज तो आपके हमारे सबके पास में पैसे हो गए। एक जमाना था कि हम 3 मित्र थे और बस के ऊपर बैठ करके स्कूल जाते थे, तो बस में जब बैठे थे तो अच्छे रास्ते की बस हुआ करती थी, तो ऐसे ऊपर से जो अपनी खेजड़ी होती थी उसका पेड़ यूं जाकर उसकी छड़ियां यूं लटकी रहती थी, तो जब बस जब यूं जाती थी तो हम यूं नीचे होते थे क्योंकि वो कहीं लग नहीं जाए, तो हम तो थोड़े ज्यादा नीचे हो गए। और एक हमारा एक साथी रणधीर था, वो थोड़ा सा नीचे कम हुआ तो उसका शर्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक उस छड़ी में डाल करके वो फट गया, और पूरा पीछे से कमर से उसकी पूरी चमड़ी भी फट गई यहाँ से वहां तक। अब जब हम नीचे उतरे तो उस समय तो हुआ नहीं, वो नीचे उतरे तो उन्हें कहा तेरे तो खून आ रहा है। बोले खून नहीं, मेरे कुर्तियों पाट हो गई देखी थी। तो हमने कहा कि भाई हाँ ये तो फट गया। बोला यही तो समस्या हो गई। तो घर गए, वो हम जैसे क्योंकि उतर के स्टेशन से घर तो आना ही था, उनका ही घर पहले पड़ता, आप लोग मेरे साथ चलो थे, हम चले गए साथ। वो जाकर के यूं 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 टेढ़ा, पिताजी को कमर नहीं दिखाई। अब पिताजी ने कमर देखी और बोले तेरे ये कुर्तियों क्या पाटे हो? बोलो, मैं बोला कुर्तियों को नहीं तो चमड़ी भी पाट गई। बोला चमड़ी तो और आ जाएगी, कुर्तियों चमड़ी तो आ जासी, फिर ये कुर्तियों के डमा होगा, कपड़ों के डमा होगा। तो साफ बात तो कोई भी कर ले, धन जो देता है ना वो बड़ा होता है, बहुत बड़ी बात है। आप इसको यूं सामान्य जेब से 2 रुपया निकलता है ना, तो और उसमें से 100 रुपए कहीं भाई किसी काम से यदि रुपए लग जाते हैं तो परेशानी नहीं होती, लेकिन जेब से 1 रुपया भी गिरता है तो ढूंढते हैं यार 1 रुपया कहाँ चला गया। तो ये मेरी प्रैक्टिकल, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने, और आप सब जानते हो शायद आप सब लोगों ने वो कठिनाई, वो परेशानी, आज ईश्वर की दया से, परमात्मा की दया से आज बहुत कुछ है, सब दिया हुआ आपका, कोई कमी नहीं है। खूब मतलब ये मानते हैं कि हमारा जो औकात थी, हमारा डोड़ो बहुत ज्यादा है, तो डोड़ ही बने समझ में आई बात आपको। लेकिन हमने वो दिन देखे, शायद आपने नहीं देखे होंगे, मेरे साथ जो बैठे हुए हो, हमने वो टाइम, हमने वो समय जिस बच्चे का पिताजी 13 साल की अवस्था में चला जाए अचानक, और उसको पूरा घर परिवार चलाना पड़े, और फिर उसको यहाँ तक वो पहुंचे, तो माता पिता संस्कार और शिक्षा ही तो मिली थी। तो वो जो कुछ है आज, वो सब समाज से ही लिया, और वो हम चाहते हैं कि हम समाज को आज जहां भी जरूरत पड़ती है, तो समाज की जहां आवश्यकता होती है वो हम करते हैं। मैं कभी भी, मेरे पास में राजवीर जी का कभी फोन आता है, कहते मिलना है, मैंने कहा मिलना नहीं, काम बताओ, काम क्या है, काम बताइए आप लोग साहब, ये काम हो जाएगा आपको, करके ही वापस ये बताते हैं। इतने बड़े नहीं है कि सब काम हो जाए, लेकिन हमारे, क्योंकि हम तो जिस लेवल के उसी लेवल का ये काम बताते हैं। अब हमें कोई बिरला जी का लेवल का काम थोड़ी ना बताएंगे, हम मंत्री जी के लेवल का काम थोड़ी ना बताएंगे, हमें तो हमारे लेवल का ही काम बताएंगे।
तो वो लेवल का काम हम कर देते हैं तो वो खुश हैं। तो ये कि हमारे लेवल का जो काम होता है वो समाज को करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। और आप सबके दर्शन में सबसे मिले, बहुत अच्छा लगा। और आपने सबने बात की, जैसे उमेश जी ने और मनोज जी ने और जानू जी ने बहुत प्रैक्टिकल बात की, वास्तविक। और मैंने भी आपको वही बात बताई है जो जीवन में घटना घटित हुई है, जो जैसा है वैसा ही बताया है। इसमें कहीं मैंने भी मनोज जी ने मेरे जीवन की मैं ऐसी बात कह करके, देखिए हमारे में से कई किसान लोग बैठे हैं, तो मैं कई बार जाता हूँ, मुझे क्या रहता है कि वाद विवाद में बुलाते रहते हैं। तो अभी 10 एक दिन पहले ये ADO साहब एक बात थी, मन चला गया किसी यहाँ पे 2 भाई थे, तनातनी हो रही दोनों के। वो तो कहे कि ये वो बाटोठिन रोक दे और यो कैथिन रोक दे, और दोनों एकदम क्या आज ये तो करेंगे या मरेंगे। और मैंने दोनों को समझाने की कोशिश की तो दोनों को भाई माने नहीं वो बिल्कुल भी। अब मैंने उनको समझाया कि प्रैक्टिकल अपने इसकी साहब रिकॉर्डिंग मत करना इस चीज की आप गई। तो मैंने उनको कहा कि भैया लंबाई कितनी है ना आप लोग, तो मैं मेरी गाड़ी में आज भी थंगा दो फिर तो सागे रखूंगा। तो मैंने कहा नापो इसको कितना है, तो वो नापा तो उसका बोला कि 50 फीट जगह है। तो भाई 50 फीट जगह ठीक है, कितने का अंतर है, बोला आधे फीट का। मैंने कहा 50 को आधे से गुणा कर दो भाई कितना होगा, बोले भाई 25 फुट हो गया, इतना ही हुआ ना। मैंने आप 25 के गज बना लो, तो बोले कि 3 गज बने, 9 की 27 3 गज बने। मैं भाई जमीन का क्या भाव आपका, तो बोले 2 लाख रुपया। मैं कहा निकालो 1296 में 2 लाख का भाग दे दो। पैसे निकाल लिए। मैंने कहा इसको 3 से गुणा कर दो, वो खुद ही करवाया मैंने उनसे, करो। बोले 462 रुपया निकाल लो। मैंने कहा लड़ाई कितनी बड़ी है, अरे बोले छोटो फिर तो छोटो बोलो, अरे सरपंच जी बोले छोड़ फिर तो आज 462 रुपये लड़ लो। मैं बोलूँ मानो लड़ता आज 3 दिन होगा बोलो दोनों नाका लड़ लिया खड़े 462 के लिए। तो मैं ऐसी न्याय करता हूँ, एकदम प्रैक्टिकली बात करता हूँ कि भाई ये प्रैक्टिकल बात है। आप अपनी संतान को और किसी को भी, ये जो सीमाओं का विवाद होता है, कोई और होता है, एक ये जो मैंने और मनोज जी ने दोनों ने एक ऐसा विवाद था तो मरने मारने के लिए तैयार हो रहे थे। हमने उनको उदाहरण देकर के बताया भाई मैं इसका जीत जागता उदाहरण हूँ। तो ये सब चीजें होती हैं, तो अपने को बच्चों को भी इन चीजों से दूर रखना चाहिए। और प्रैक्टिकल लाइफ क्या है उनको ये समझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो और प्रैक्टिकली की बात करोगे तो प्रैक्टिकल काम होगा और समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। तो सब अपन ने हंसी मजाक भी की और अपनी बात भी रखने की कोशिश की। और राजवीर जी जरूर आपकी जो बातें वो मनोज जी ADO साहब अपने यहाँ के मालिक हैं, शिक्षा विभाग के माध्यमिक के तो ये हैं ही, और हम सब लोग मिलकर के जिस लेवल पे भी होगी आपकी बिल्कुल हम कुछ यदि काम आए तो ये हमारा सौभाग्य होगा। धन्यवाद। हाँ थोड़ा प्लीज खुल जाओ थोड़ा, थे को ना छुप गया पीछे। हाँ फेस सब कहना चाहिए। हाथ में हाँ थोड़ा खुल जाओ हाथ में जोरदार तालियों के हमारे गोठी है।